हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट यास्मीन हमीद आपके यूट्यूब चैनल नौकरी कैरियर पर आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि सभी को इस वक्त सभी का एग्ज़ाम है, जैसे बिहार का एग्ज़ाम हो गया और राजस्थान का एग्ज़ाम। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। आइए बिना देर किए हम आपके साथ में अपने क्वेश्चन को शेयर करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के परियोजनार्थ निम्न में से कौन राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की भाषा अवधारित कर सकता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राज्य का उच्च न्यायालय, हमारा दूसरा ऑप्शन है भारत का उच्च न्यायालय, हमारा तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार और हमारा चौथा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार है। और हमारे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जो आप हमारी वीडियो को पुश करके इन सारे एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कि भाषा के आधार पर होती है। तो जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा है 137 के अनुसार राज्य सरकार अवधारित कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय के लिए कौन सी भाषा होगी, क्या कौन से। और फिर इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343, 351, अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 का ए के अनुसार उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। और इस संविधान की 8वीं सूची में भी इसके बारे में बताया गया है। और फिर इसके स्पष्टीकरण में बताया गया है कि 272 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य सरकार अवधारित कर सकेगा कि उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के लिए संहिता की परियोजना के लिए कौन सी भाषा होगी। तो ये हमारा छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था कि कौन से सेक्शन और कौन से आर्टिकल क्या बताती हैं कि भाषा कैसी होगी, भाषा किस आधार पर है और वो कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था जो आपके लिए हम लेकर आए थे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार एक अपहरित बालिका को उसके विधिपूर्व भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत करेंगे। तो अगर किसी बालिका का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके परिवाद पर किसके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, हमारा दूसरा ऑप्शन है उपखंड मजिस्ट्रेट, हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। तो हम किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जाके अपने क्या कहते हैं जो हम परिवाद हैं, हम किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कहते हैं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके हमारे छोटे से एक्सप्लेनेशन आइए हम आपके साथ में देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमने रखा है, तो वो भी आराम से यहाँ से अपने लिए एनालाइज करके देख सकते हैं। तो हमारा जो स्पष्टीकरण है, धारा 98 जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी भी जैसे 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या स्त्री जो विधि विरुद्ध निरुद्ध की गई है वह स्वतंत्र करने आदेश शपथ पर या परिवाद प्रस्तुत करने पर कर सकेगी। नोट, यह परिवाद धारा 200 का परिवाद नहीं होगा। हम जो परिवाद की बात कर रहे हैं वो धारा 98 के तहत बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि धारा जो परिवाद होता है वो 200 में है तो वो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है एक समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है या आवश्यक नहीं होगा कि पहला ऑप्शन है उस अपराध की विशिष्टता बताई जाए जिस पर उसका अभियोग है। देखिए इसमें थोड़ी सी जो है टाइपिंग में एरर है, हम अपने हिसाब से इसको आपको बता देंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन है पूछा जाए कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है पूछा जाए कि क्या वह प्रतिरक्षा करना चाहता है। हमारा चौथा ऑप्शन है यथारीति आरोप विचारित किया जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है कि यहाँ पर आवश्यक नहीं है, यथारीति आरोप विचारित किया जाएगा। इसके भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो किन किन आधारों पर हम इस पर अपना समन करवा सकते हैं तो देखते हैं। वारंट मामले में समन मामलों की भिन्नता है। वारंट मामले और समन मामले में सभी को पता है कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के
नियम बताए गए हैं। जैसे पहला है आरोप विचारित करना जरूरी नहीं है, और उसमें दूसरा है इसमें उन्मोचित नहीं होता है। इसमें तीसरा दंड के प्रश्न पर नहीं सुना जाएगा। चौथा ऑप्शन है छोटे मामले में धारा 206 तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही दोष सिद्ध हो सकता है स्पष्टीकरण के द्वारा। जैसे कि हमारा बताया गया है धारा 200 जिसे सीआरपीसी का सेक्शन 206 में बताया गया है कि छोटे मामले के बारे में बताया गया है। अगर अभियुक्त वहाँ पर उपस्थित नहीं है तब भी उसको क्या कहते हैं दोषित किया जा सकता है। अब अगर दोषित किया जा सकता है तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन है जिसमें हम दोषित किया जाएगा? तो धारा 116, धारा 126 का क्लॉज 2, धारा 138 का क्लॉज 2, धारा 162 की कार्यवाही में समन प्रक्रिया का पालन होता है। समन मामले 2 वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय अपराध में से एक है। तो समन मामले का विचारण कैसे होगा? तो समन मामले का विचारण होगा 251 से लेकर 255 तक। हमारे जितने भी प्रयास आपके लिए ये था कि कौन से सेक्शन कहाँ पर अप्लाई होंगे और वो कितनी जगहों में से लिंक करके उसे आप तक पहुँचाया जाए। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हम जो सेक्शन आपको बता रहे हैं अब उस हिसाब से उस सेक्शन को अगर रीड कर लेंगे तो आपके बहुत से सेक्शन एक ही क्वेश्चन में याद हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर धारा 251 में आरोप विचारित करना जरूरी नहीं है। जब मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को लाया जाता है तो उससे अपराध की विशिष्टियाँ बता दी जाएगी। वह पूछा जाएगा, अभिभाग करता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को लाया जाता है समन मामले में तो मजिस्ट्रेट को पता होता है कि धारा 251 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को लाया गया है। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह दोषी होने का अभिभाग करता है। यदि अगर वो करता है तो ठीक, यदि वो नहीं करता है तो धारा 252 में दोष सिद्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धारा 252 में दोष सिद्ध करना मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है, और ये तो हर किसी को पता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि उसे दोष सिद्ध करना मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है। हमारा 4 क्वेश्चन है जब अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है जिस पर अभिभाग चर्चा लागू नहीं है को अधिसूचित किया जाएगा। अब हमारा पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, हमारा दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित आयोग द्वारा, हमारा तीसरा ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग द्वारा, हमारा चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहते हैं अधिसूचना लागू नहीं किया जाएगा, बाकी सभी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। जैसे अध्याय 21 का क्लॉज ए अभिभाग चर्चा, यह अध्याय सन 2006 के संशोधन में स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है आवेदन अभियुक्त करेगा। आवेदन कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि आवेदन अभियुक्त ही करेगा। दूसरा है इस अध्याय में दिए गए निर्णय की अपील नहीं होती है सिवाय अनुच्छेद 226, 227 और 136 के क्लॉज ए में। तीसरा है अभियुक्त ने जो कि स्वीकृति की उस अन्य जगह प्रयोग नहीं किया जाएगा। न्यायालय की प्रेडेसी को कम करते हुए कम दंड वाले अपराध में पक्षकारों के मत समझौते द्वारा निर्णय देना अभिभाग चर्चा कहाँ लागू नहीं होगा। तो कहाँ कि ये दंड के बारे में लागू नहीं किया जाएगा जो निर्णय दिया गया है, आइए हम देखते हैं। तो 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय मामलों में लागू नहीं होगा। 2 महिलाओं के विरुद्ध अपराध है उस पर लागू नहीं होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध हुआ है लागू नहीं होगा। देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित होता है यहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। 5वां है जिन बालकों पर बालक अधिनियम सन 2015 लागू होता है। और इसमें 6ठा है अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण दोष सिद्धि वह लागू नहीं होगा। तो 6 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर बताया गया है कि अभिभाग चर्चा पर क्या कहते हैं पक्षकारों द्वारा निर्णय देने पर अभिभाग चर्चा पर लागू नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपराधिक विचारण में बगैर सरकार के रासायनिक परीक्षक को प्रस्तुत किए उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान विश्लेषण के लिए सम्यक रूप से भेजी गई किसी चीज़ के बारे में दी गई रिपोर्ट को। तो हमारा पहला ऑप्शन है साक्ष्य में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है मात्र समन प्रकरणों में साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है
साक्ष्य में आयोग अनुसंधान अधिकारी की स्मृति ताज़ी किए जाने तक मात तक प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग में एक संघ पर स्थापित पोस्टल बैनर यातायात में व्यवधान पैदा कर रहा है। निम्न में से कौन सी सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर ऐसे बैनर पोस्टर को हटा सकते हैं? तो अगर कोई भी बैनर पोस्टर बताया गया है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आइए हम अपना देखते हैं। पहला है जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, और इसमें बताया गया है जिला कलेक्टर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा तो ये होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 प्रावधान करता है। तो हमारा 304 जो प्रावधान करता है वो बता रहा है, मेरा पहला ऑप्शन है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के बयान पर प्लीडर उपलब्ध कराने हेतु। हमारा दूसरा ऑप्शन है सह अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने हेतु। हमारा तीसरा ऑप्शन है कार्रवाई करने की शक्ति। हमारा चौथा ऑप्शन है अपराधी के दोष सिद्ध प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट आंसर है। तो राज्य सरकार क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्धन है वो अपने लिए प्लीडर नियुक्त नहीं कर सकता है तो हम CRPC के सेक्शन 304 के तहत एक अभियुक्त को क्या कहते हैं प्लीडर नियुक्त करा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मामलों में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो प्रत्येक अग्रेषित करेगा। पहला ऑप्शन है उस पुलिस अधीक्षक को उसके क्षेत्र में संबंधित अपराध कारित किया गया हो। हमारा दूसरा है उस पुलिस के थाने को जिसका संबंध अपराध में अनुसाधन किया हो। तीसरा है उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय जिसके अधीनस्थ हो। चौथा ऑप्शन है उस जिले मजिस्ट्रेट को जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज किया जा सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कौन से कथन को दर्ज किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, दूसरा है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, तीसरा है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज कराई जा सकती है 164 का बयान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन बताया गया सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के विषयाधीन होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा तब ही की जा सकती है जबकि प्रकरण की सुनवाई करा रही पीठ में कम से कम 2 न्यायाधीश हों, यदि ऐसे न्यायालयों में 2 या अधिक न्यायाधीश हों। हमारा तीसरा ऑप्शन है अपील प्रस्तुत करने की समय विधि के अवसान के पूर्व मृत्यु दंडादेश की पुष्टि का आदेश नहीं किया जाएगा। और हमारा चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय मृत्यु दंडादेश की पुष्टि पर विचार करते हुए यदि अभियुक्त द्वारा उस मृत्यु दंडादेश को चुनौती देने हेतु अपील नहीं की गई है तो अभियुक्त को दोष मुक्ति नहीं कर सकता। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है डी। ऑप्शन डी को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय मृत्यु दंडादेश की पुष्टि पर विचार करते हुए यदि अभियुक्त द्वारा उस मृत्यु दंडादेश को चुनौती देने हेतु अपील नहीं की गई है तो अभियुक्त को दोष मुक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था निम्न में से कौन से वाक्य सही नहीं है। अच्छा, इसमें सही नहीं है के बारे में बताया गया, बाकी जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन था वो सारे सही थे, बस हमारा जो है चौथा ऑप्शन है जो सही नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन विधि का सही
वाक्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है, न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है, न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकते हैं भले ही घोषित किया गया हो या नहीं। और उसमें डी हमारा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है, मेरा करेक्ट आंसर है वो है डी। तो ये हमारे कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चन थे। ये जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं कि इस कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको कई बार देखिए और देखने के बाद अगर हमसे थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हुई है तो मेरा पहला वीडियो है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से एनालाइज करके वीडियो को पॉज करके आप इसको देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कंटेंट को प्रोवाइड कर रखा है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम बचे नहीं है। बिहार का जो डेट है एग्ज़ाम की वो आ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बेस्ट रखें और इस बार का सिलेक्शन आपका ज़रूर हो। थैंक यू।